नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपको जो वीडियो आप देख रहे हो वो सभी आपको पूरी तरह से समझ में आते होंगे, ऐसे हम अपेक्षा आपसे रखते हैं। और आज हम देखते हैं कि आपकी कक्षा का जो लेसन गुजराती का जो 4 नंबर का लेसन है उसके बारे में हम जानेंगे। जबरी मधमाखी। जबरी मधमाखी मतलब हनी बी। यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो होता है उसको कई सारे प्रश्न होते हैं मन के अंदर। हमारी पृथ्वी पर करोड़ों जीव है, तो उनको वो जीव में से पशु पक्षी को देखकर बच्चों के मन में कई सवाल होते हैं। कैसा उड़ते हैं, कैसे खाना खाते हैं, ये सब देखकर उनको बहुत ही विस्मय लगता है, नवाई आश्चर्य लगता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो बच्चा है उसको भी एक जो मधुमाखी है उसके साथ कितनी आत्मीयता हो जाती है, और वो भी उसको उसकी जो हरकत है जो आती है जाती है, जैसे वो उड़ती है, ये सब देखकर उसके मन में भी बहुत ही विस्मय होता है, नवाई होती है। तो यहाँ पर गुजराती में विस्मय का मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई नई चीज़, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा जो होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताने का लेखक संकलित है, यहाँ कोई लेखक नहीं है, ये एक ऐसे ही सब संकलन करके दिया गया है ये लेसन। और बहुत ही ऐसे तो मामूली सा लगता है लेसन, हम पढ़ेंगे तो एक स्टोरी टाइप है, लेकिन जब उसे हम फील करेंगे कि जब एक हनी बी, छोटी सी हनी बी, उसके साथ भी अगर ऐसे व्यवहार किया जाए तो वो भी हमारी फीलिंग्स को समझ सकती है, ऐसा भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो हम पाठ को रीड करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। સ્વપ્નિલ નિશાળાથી આવ્યો ત્યારે ખૂબ જ થાકેલો લાગતો હતો. માંડ માંડ ઘરમાં बैठो. स्वप्निल नाम का जो बच्चा है वह जब स्कूल से आता है तो बहुत ही थका हुआ होता है। वह और अपने बहुत ही कठिनाई से वह अपने घर में जाता है। दफ्तर फेंकीने सीधो सोफा पर आड़ो पड़्यो। मम्मीए आवीने कह્યું, बेटा सूज तो काढ़। इतना थक गया था कि वह अपना सोफा जो घर के अंदर था उसके ऊपर लेट जाता है और वह अपने शूज़ भी निकाल नहीं पाता। स्वप्निल कहे, मम्मी मारू माथું સખત દુખે છે, સહન નથી થતું। મમ્મીએ એને પાણી આપ્યું। 2 ઘૂંટડા માંડ પીધા અને स्वप्निल ધ્રુજવા માંડ્યો। મમ્મી પકડીને કહે કે माथું पकड़ीने कहे कि मम्मी आ सहन थतु नहीं। वह अपनी मम्मी से बोलता है कि मेरे सिर में बहुत ही दर्द हो रहा है और मुझसे वह सहन नहीं हो रहा है, वो पीड़ा बहुत ही ज़्यादा है। उसने पानी भी बहुत ही कठिनाई से 2 घूंट उसने पानी पिया और उसके हाथ ऐसे ध्रुजने लगे। वो ऐसे हाथ उसका ये होने लगा। मम्मी तो चिंता में पड्या। एणे तरत ज स्वप्निलना पप्पाने बूम पाड़ी, सांभळो छो, અહીં આવો, तरत ज आवो, जुओ स्वप्निलने શું થાય છે, चक्कर आवे छे, जुओ કેટલો ध्रुजे छे। तो ऐसा देखकर उसकी मम्मी अचानक से डर गई और उसको लगा कि ये उसे क्या हो गया। तो उसने स्वप्निल के पिताजी को बुलाया और बोलने लगी कि आप इसे देखो, इसे क्या हो रहा है, इसके हाथ पैर भी कांप रहे हैं। ऐसा तो यहाँ पर हम फोटो में भी देख सकते हैं कि बच्चा पलंग पर है और उसके मम्मी पापा उसके पास में खड़े हैं। सामने एक नर्स खड़ी है जो उसको उसके बारे में कुछ बता रही है। तो यहाँ पर अगले 27 नंबर के पेज पर हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पप्पा अने निशा दौड़ी आव्या। निशा उसकी कोई घर की दूसरी सदस्य है। हम अनुमान से गैस करके ऐसा सोच सकते हैं कि उसकी छोटी या बड़ी बहन होंगी। तो वो हम आगे पढ़कर देखेंगे कौन है। पप्पा ने निशा दौड़ी आव्या। पप्पाए तरत डॉक्टरने फोन कर्यो। डॉक्टरे કહ્યું કે એને जल्दी हॉस्पिटल लई जाओ। एम्ब्युलन्स बोलावी। हॉस्पिटल में दाखल कर्यो। त्यां डॉक्टरे एक इंजेक्शन आपीने एने सुवाड्यो અને કહ્યું કે લક્ષણ જોતા આપણે કેટ સ્કેન કરવો પડશે। એને કેટ સ્કેન કરવામાં આવ્યો ત્યારે ખબર પડી કે મગજમાં એક ગાંઠ છે। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स का भी उपयोग किया गया है। डॉक्टरी लाइन में जो अंग्रेजी वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उसका भी यहाँ पर ये कैट स्कैन उसी में से एक वर्ड है। तो इमरजेंसी में उसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उसे इमरजेंसी उसकी ट्रीटमेंट शुरू की गई और उसे इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया गया जिससे उसका दर्द कम हो और उसके पूरे शरीर की जांच की गई।
तो उसमें ये कैट स्कैन उसके रिलेटेड ही शब्द है कि पूरे शरीर की जांच जो करते हैं वो ऐसे मशीन के द्वारा, तो उससे उनको पता चला कि उसके दिमाग के अंदर एक ગાંઠ है और उसी के कारण જેને કારણે એને દુખાવો અને ચક્કર આવ્યા છે. ન્યુરોલોજિસ્ટને બોલાવ્યા છે એ આવીને જોઈને આગળની સારવાર સી રીતે કરવી તે જણાવશે. બધાના જીવ ઊંચા થઈ ગયા. બાપુજીએ બધાને સાંત્વના આપતા કહ્યું, ચિંતા ન કરો, ન્યુરોલોજિસ્ટ આવીને નિદાન કરીને સારવાર શરૂ કરશે, એમને આવવા દો. तो ये शू कहे छे ए જોઈએ ત્યાં સુધી धीरज राखो. न्यूरोलॉजिस्ट तो दिमाग के जो स्पेशलिस्ट होता है उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं. हम जानते हैं कि दांत का जो स्पेशलिस्ट होता है तो उसको डेंटिस्ट, ऐसे अलग अलग टाइप के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया गया और उन्होंने आकर उसकी ट्रीटमेंट शुरू करने की सब राह देखने लगे. न्यूरोलॉजिस्ट निवेश चावड़ा कलाक पछी आव्या. एक्सपर्ट जो होता है डॉक्टर, तो उनको आने में 1 घंटा हो गया. एमणे बधा रिपोर्ट जोया अने कह्युं कि आम तो ऑपरेशन करीने गांठ दूर करवी जोईए, पण आ गांठ एवी नाजुक जग्याए थई छे कि ऑपरेशन जोखमी छे. ये दिमाग की जो जगह है हमारी, तो वो बहुत ही होती है बहुत ही नाजुक होती है, जिसे ऐसे इजीली हमें ऑपरेशन नहीं कर सकते. तो अगर दूसरी जगह पर होती तो हम कर देते, लेकिन यह दिमाग की है तो हम उसे बहुत ही ध्यान से उसके बारे में क्या करना यह सोचते हैं. આપણે દવા આપીને એ ગાંઠને ઓગાળવાના પ્રયત્ન કરીશું. બાબાને હોસ્પિટલમાં જ રાખવો પડશે, કારણ કે ચક્કર અવારનવાર આવે અને દોડધામ થાય. અહીં એને ડૉક્ટરોની દેખરેખ હેઠળ રાખવો વધારે સારું રહેશે અને સારવાર પણ સારી રીતે થશે. સ્વપ્નિલની મમ્મીનું મોઢું તો સાવ પડી ગયું હતું, પણ એ તૈયાર થયા. એમને એમ कि ऑपरेशन न करવું પડે तो सारू. देखो यहाँ पर डॉक्टर ने क्या बताया कि दिमाग की जगह है तो हमें बहुत ही ध्यान से उसका क्या करना है, तो उसे हम दवाई देकर वो गांठ हम उसे मेल्ट करके उसके दिमाग में से हटा देंगे, और उसके लिए यहाँ उसके हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा. और उसकी मम्मी का मुंह ऐसे उदास हो गया था, क्योंकि मोड़ू पड़ी जाओ मतलब उदास हो जाना, मोड़ू पड़ी गयु हतु. और वह पण तैयार थया. उनको लगा कि इतनी दवाई से अगर अच्छा होगा तो हमें तो उसे रखना ही है, लेकिन सोच रहे थे कि अगर ऑपरेशन न करना पड़े तो अच्छा. तो यहाँ से स्वप्निल उस दिन से अस्पताल में रहने लगा. तो स्वप्निल ने हॉस्पिटल में दाखल करवामां आया, उसे एडमिट कर दिया. पहला दिवसे तो बहु तकलीफ न पड़ी, पण बीजा दिवसथी कंटाळो आववा लाग्यो. डॉक्टरे मगजने श्रम आपवानी ना पाड़ी हती, एटले वांचवानुं बंध हतुं. घरेथी दिवस दरमियान कोई ने कोई तो एनी साथे रहतुं. दिमाग का जो परेशानी थी दिमाग में थी गांठ, तो उसको दिमाग को ऐसे लोड हो ऐसा कोई काम नहीं करना था. तो इसके लिए उसने पढ़ना सब बंद कर दिया था, और दिमाग को कष्ट हो ऐसा कोई काम वह नहीं करता था. और अपने घर का कोई एक सदस्य उसके पास रहता था. पण 24 कलाक तो कौन रहे, एनी वातो पण केटली थाय. माथुं दुखी आवे. एक दिन तो वह रहा, दूसरे दिन से उसे बहुत ही ऐसे अस्पताल में रहना उसे पसंद नहीं आया. लेकिन क्या करे, उसे कुछ भी अच्छा लगता नहीं था. ये 1-2 कलाक तो बहु तकलीफ रहती. दवा इंजेक्शन जात जातनी तपास चाल्या करती. अठवाडिया पछी डॉक्टरे कह्युं कि दवानो फायदो देखाई रह्यो छे. चक्कर अने दुखावो थोड़ा घट्या छे, पण हजी हॉस्पिटलमांथी मुक्ति मळे तेम नहीं. देखो, एक बार जब अस्पताल में एडमिट हो जाता है तो हमारी ट्रीटमेंट में कितना वक्त लगेगा वो यह हम बता नहीं सकते. डॉक्टर भी यह बता नहीं. जैसे जैसे रिकवरी होगी वैसे वैसे उसे अच्छा लगेगा तो उसे डिस्चार्ज किया जाएगा. लेकिन यहाँ पर तो 8 दिन हो गए, 1 वीक, फिर भी उसको अभी वहाँ से रिलीज़ नहीं किया गया. तो इसके कारण क्या हुआ, तो स्वप्निल थोड़ो निराश थयो. उसको बहुत ही ऐसा हुआ कि मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ, पण मम्मी आवीने एनी साथे वात करे, एना माथा पर हळवेथी हाथ फेरवे त्यारे एनी निराशा दूर थती एवुं एने लागतुं कि दवा नहीं परंतु एनी माथानो हाथ एने साजो करी रह्यो छे. तो
ऐसे में वह अचानक से ऐसी बीमारी आकर देखकर वह बहुत ही निराश हो गया कि मैं तो अच्छे से स्कूल जा रहा था, ये क्या हो गया। तो जब उसकी मम्मी उसके पास में बैठती थी तो उसे अच्छा लगता था और उसकी आधी बीमारी चली जाती थी। एक દિવસ એણે નર્સને કહ્યું કે આ એર કન્ડિશનર બંધ કરો અને આ બારી खोलो, मारे બહારની हवा જોઈએ છે। क्योंकि वह अस्पताल में था, उसको एसी में रखा गया था। तो उसने नर्स को बोला कि मुझे ये एसी बंद कर दो और बारी खोलो। नर्स सविताबेन सारा હતા, એમણે બારી ખોલી આપી। સ્વપ્નિલે બહાર નજર ફેરવી। સામા મકાનના ત્રીજા માળે એને એક મધપૂડો દેખાયો। सारो एवो मोटो हतो। एणे मोटी बहन द्वारा पोतानु दूरबीन मंगावी लीधो। देखो यहाँ पर हमने शुरुआत में देखा निशा ने पप्पा आव्या, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उसकी बड़ी बहन का नाम होगा। उसके पास उसने दूरबीन मंगाया क्योंकि वो बैठे बैठे क्या करे वहाँ पर। तो इसके लिए उसने नर्स से बात की कि मुझे ये खिड़की खोलकर दो, और बाहर का जो सीन था वो वहाँ पर वह देखता रहता था। तो सामने एक मकान था, तो वहाँ पर तीसरे माले पे एक हनीबी का मधुपूड़ा था, मधुमक्खी का छत्ता था। तो उसने बहुत ही बड़ा छत्ता था, तो उसने दूरबीन मंगा के वहाँ पर देखना शुरू कर दिया। तो बैठे बैठे वह क्या करता था, तो सवारे ए रोज पेला मधपुड़ानी माखियों ने निहाड़तो मतलब देखता था। रोज सवेरे उठकर वह मधुमक्खी के छत्ते को देखता था। एक दिवसे तो एक बे माखी एना ओरडा में आई। यहाँ पर उसने खिड़की खोली तो खिड़की में से एक दो मधुमक्खी उसके कमरे में आ गई। स्वप्निल ने थयु कि आ करड़ से तो उपाधि। उसने कहीं पर देखा होगा कि अगर मधुमक्खी काट जाए तो उससे बहुत ही पीड़ा होती है। तो उसको लगा कि अगर मुझे ये काट देगी तो दूसरी एक परेशानी खड़ी होगी। एणे बारी बंद करावी। माखी काचनी बारी पर घुमराया करीने जती रही। स्वप्निल थी बीजे दिवसे રહેવાયું नहीं। एणे मोटी बहन ने કહ્યું કે इंटरनेट परथी मधमाखीओ विશે माहिती जाणी लावो अने मने कहो। मोटी बहन ने नवाई लागी कि आने वाली मधमाखीओमां केम रस पड्यो। स्वप्निले मधपूड़ो बताव्यो। मारे एना विશે जाणવું છે। ए मधमाखी मध केवी रीते एकठું करे, ए मधपूड़ो केवी रीते बनावे छे, ए मधનું શું करे छे। देखो बैठे बैठे उसको मैं क्या करूँ, तो यह सोचने लगा कि मैं हनी बी के बारे में जानकारी इकट्ठी करूँगा कि क्या करती है वह, अपना जो मध मतलब हनी होता है उसे कैसे इकट्ठा करती है, वह छत्ता कैसे बनाती है। यह सब इंटरनेट से उसने अपनी बहन को बोला कि मुझे सब इन्फॉर्मेशन चाहिए और तुम मुझे बताओ। दूसरे दिन बीजे दिवसे मोटी बहन બધું જાણી લાવ્યા। એમણે તો ટેબ્લેટમાં માહિતી અને વિડીયો પણ ડાઉનલોડ કરી लीधा था। टैबलेट के द्वारा उसने पूरी माहिती इकट्ठी कर ली थी। आज हम जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी जो हम जानना चाहते हैं तो वो हम इकट्ठी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज आधुनिक युग की थोड़ी बातें बताई गई है कि टैबलेट यानी कि कोई फ़ोन में भी आज हम सर्च करके जो भी जानना हो जान सकते हैं। और हमें स्वप्निल की बीमारी के बारे में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। कैट स्कैन जो किया उसके द्वारा भी उसकी परेशानी जो उसकी बीमारी थी वो पता चला। यहाँ पर टैबलेट के द्वारा उसने हनी बी के बारे में जाना। तो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे अच्छे, उसके दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि हमें अच्छाई क्या है उसमें, तो हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमें पढ़ाई में या तो हमारी जो भी क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने की इच्छा है पशु पक्षियों के बारे में, तो यहाँ पर हनी बी के बारे में वह पूरी माहिती उसने डाउनलोड कर ली थी। स्वप्निले निराते जोया। एने खबर पड़ी कि मधमाखी खूब मेहनतू जीव छे। एमां बे प्रकारनी माखीओ होय छे, भमती मधमाखी स्काउट बी अने कामगरी मधमाखी वर्कर बी। देखो भगवान ने जो पृथ्वी बनाई है तो उसमें हमारे जैसे मनुष्य तो है, लेकिन ऐसे मधुमक्खियों में भी कितनी अलग अलग प्रजातियाँ होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आ भमती मधमाखी सवार पड़े मधनी शोधमा निकली पड़े छे। कामगरी मतलब बहुत ही काम करने वाली, पूरा दिन मेहनत करने वाली मधुमक्खी। और सुबह होते ही वह मध की शोध में निकली पड़े छे। पक्षियों को भी हम देखते हैं कि सुबह होते ही दाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खी भी ऐसी है, वह भी मध की हनी को तलाशने के लिए निकल पड़ती है।
जात जातना फूलों जात जातना मध અને परागण હોય છે। और एक जानकारी मेरे पास ऐसी भी है कि ऐसा कहा गया है कि जब पृथ्वी पर हनी मधुमक्खियां दिखनी बंद हो जाएगी तब पृथ्वी का विनाश होगा। ऐसा भी मैंने कहीं पर सुना है कि अगर मधुमक्खियां नहीं दिखेगी तो उसके 3-4 साल में ही पृथ्वी का भी विनाश हो जाएगा। ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। तो यहाँ पर जात जातना फूलों में जात जातना मध અને परागकण હોય છે। फूल का रस जो वह ले जाती है तो उसमें जो रस है और परागकण मतलब जो फूल को एक जगह से दूसरी जगह हमें जो इनडायरेक्टली जो होता है पौधों का उग जाते हैं पौधे, तो उसमें भी हनी बी का मधुमक्खी का बहुत बड़ा हाथ है। એ જગ્યા બરાબર જોઈને મધપુડામાં પાછી ફરે છે અને મધપુડાની સપાટી પર એક પ્રકારનું નૃત્ય કરે છે। આ નૃત્ય દેવનાગરી લિપિના લ જેવું હોય છે। એ નૃત્ય દ્વારા મધપુડો અને સૂરજના કિરણો વચ્ચે ખૂણો કરી દે છે અને જેથી મધ કઈ દિશામાં છે એનો ખ્યાલ કામગરી મધમાખીઓને આવે છે। નૃત્ય ધીમું હોય તો અંતર લાંબુ અને ઝડપી હોય તો અંતર ઓછું એમ કહી દે છે। સ્વપ્નિલને થયું કે અરે વાહ, અંદરો અંદર વાતચીત કરવાની આ રીત ગજબની છે। મોટી બહેને કહ્યું કે બધા જ પ્રાણીઓ માણસની જેમ બોલીને વાતચીત નથી કરતા, પણ એમની રીત અલગ અલગ હોય છે। અને બીજું, એક સ્વપ્નિલને જાણ્યું કે કારણ વગર આ મધમાખીઓ કરડતી પણ નથી। कोई भी जो जीव होता है, सांप है, कोई भी बिच्छू है, तो उसको हम हम उसका नाम लेते हैं तो ही हमें वह काटने आता है। तो यहाँ पर मधुमक्खी की भी एक बात है कि अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वह हमें काटने आएंगी। और उनके पास जुबान नहीं है, वो शब्दों में बात नहीं कर सकते, लेकिन वह एक्शन के द्वारा एक दूसरे को के साथ बात करते हैं। तो यहाँ नृत्य एक प्रकार का डांस करती है मधुमक्खी, तो उससे पता चलता है कि वह मध कहाँ से लेकर आती है। पास में है उसकी जगह के दूर है, यह उसके द्वारा वह बताती है और आपस में एक दूसरे से बात करती है। बहने કહ્યું, મધ ભેગું કરવાની ક્રિયામાં મધમાખીઓ જાણે અજાણે પરાગનયનની ક્રિયા કરે છે, જેથી ફળો અને અનાજ પેદા થાય છે। મધમાખીઓ જે મધ તૈયાર કરે છે તે ઔષધિ તરીકે ઉપયોગી છે। જે વનસ્પતિના ફૂલોમાંથી આ મધ એકઠું થાય છે એ જે વનસ્પતિના અને જે તે વનસ્પતિના ગુણ ધારણ કરે છે। એટલે અમુક મધ કડવું પણ હોય છે। देखो मध के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि वह कभी खराब नहीं होता। जो असली है मध तो वह कभी बिगड़ता नहीं है, वो उसे कहाँ पर भी हम रखें और वो औषधि के रूप में भी वह उपयोगी है, दवाई में के भी काम आता है। और उसको जो जिस वनस्पति में से वह लिया गया हो तो उसका उसमें गुण आ जाता है। तो कोई मध तो कड़वे भी होते हैं, ऐसा बोला गया है। मध घણા વર્ષો સુધી બગડતું નથી, તેથી મધને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહી શકાય છે। એને ઔષધ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે। સ્વપ્નિલને થયું કે આ મધમાખીઓ આપણા માટે ખોરાક અને ઔષધિ બનાવે છે, આપણે કેવા કે એમનો ખોરાક જૂટવીને ખાઈએ છીએ। वो अपने लिए यह बनाती है और हम लोग उसका जो खुराक है वह हम लोग खाते हैं, ऐसा उसको लगा। बीजे दिवसे स्वप्निले बारी खोलीने दूरबीनथी ए मधपुड़ो जोवानुं शरू कर्युं। देखो, उसने इंटरनेट के माध्यम से पहले तो जानकारी ली और उसके बाद उसने मधुमक्खी के छत्ते को देखना शुरू कर दिया। एनु दूरबीन एटलुं शक्तिशाળી न हतुं, एने मधमाखीओनी आवजा देखाती हती। बारी खुली एटले તે દિવસની માફક 1-2 मधमाखियों अंदर आवी। देखो, यहाँ पर चित्र में भी हम देख सकते हैं कि उसकी बहन खड़ी है और जो स्वप्निल है वह उसके हाथ में टैबलेट हो, सामने के मकान में मधुमक्खी का छत्ता है। तो ये सब फोटो के माध्यम से भी हम उसकी जो स्टोरी है उसका थोड़ा ऐसे देख सकते हैं कि कैसा होगा वो माहौल। ओरडाમાં ચારે બાજુ बारी खुली एटले ते दिवसनी माफक 1-2 मधमाखियों अंदर आवी। स्वप्निल हवे डरतो न हतो। उसने जान लिया कि अगर मैं उसको कुछ परेशान करूंगा तो ही वह काटने
आएंगी तो उसका डर भी दूर हो गया। वह मधुमक्खी को देखने लगा तो एक दो मधुमक्खी अंदर आई, ओरडाમાં ચારે બાજુ ઉડતી રહી, એના માથા ફરતે, उसके सिर के आसपास वह घूमने लगी, फरती रही। अब हम पेज नंबर 29 पर को देखेंगे। ગણગણતી બહાર નીકળી ગઈ। સ્વપ્નિલને થયું એના ગણગણાટથી એ મને કશું કહેતી પણ હોય, પણ એમની ભાષા મને આવડતી નથી। આવડતી હોત તો કેટલી મજા આવત। वह कुछ कहना जैसे कुछ कहना चाहती है लेकिन वह समझ नहीं पा रहा, ऐसा स्वप्निल को लगा। આ નિત્યક્રમ રોજ થઈ પડ્યો। રોજ સવારે કોઈ ને કોઈ મધમાખી એના રૂમમાં આવે, ફરીને ગણગણીને જતી રહે। સ્વપ્નિલને એ નિહાળવાની ખૂબ મજા આવી। એણે એકવાર અમસ્તો હાથ ધર્યો તો એક માખી એની હથેળી પર બેઠી। બીજે દિવસે પણ એની આંગળી પર આવીને બેઠી। એ ગઈ પછી એને એ આંગળીને ટેરવે પણ કશું ચમકતું દેખાયું તો हम समझ सकते हैं कि वह क्या होगा। એણે જોયું તો એક મધનું નાનકડું ટીપું હતું। એણે ચાખ્યું તો ખરેખર એ મધ જેવું હતું। મારી બેટી भेंट आपी गई। वो क्या बोला, मारी बेटी भेंट आपी गई मतलब वह मुझे ये गिफ्ट देकर गई, एक जो बूंद है मध का वो देकर गई। हवे तो ये मधमाखी यानी पाकी दोस्त बन गई। ऐसा दिन ब दिन एक दो दिन चला तो वह उसकी दोस्त बन गई हो ऐसा उसे लगा। एक दिवस 5-6 मधमाखी आवी, एनी आंगળી पर मधना टीपा मूकी गई, जाने औषधिनो डोज। आज तो एक साथ कितनी आई, 4-5 आ गई अंदर, 5-6, और उसकी उंगलियों पर ऐसे बूंद रख के चली गई। तेओ आम तेम गणगणती फरती हती। એટલામાં સવિતા બહેન ઓરડામાં આવ્યા। એમણે બધી માખીઓને ભગાડી અને બારી બંધ કરી। सविता बहन जो नर्स थी वह आए, उन्होंने सब मधमक्खियाँ थी उसे बाहर निकाल दी। स्वप्निल कहे कि सविता बहन એ નહીં કરડે, મારી દોસ્ત બની ગઈ છે, એ ખૂબ કામ કરે છે। અને સવિતા બેન તમે પણ એ મધમાખી જેવા એકદમ કામગરા છો, આખો દિવસ આમ તેમ દોડધામ કરો છો। सविता बेन मलकाઈને જતા રહ્યા। देखो हमने देखा कि मधुमक्खियाँ बहुत ही काम करती है, मेहनत करती है। तो सविता बहन को वह स्वप्निल बताता है कि आप भी मधुमक्खी की तरह बहुत ही काम करते हो, दिन पूरा दिन, ऐसा बोलता है। तो वो अपने ही आप ऐसे मन में ही ऐसे हंसकर चले गए, कुछ बोले नहीं। स्वप्निलની तबीयत હવે સારી એવી સુધરી હતી। उसको एडमिट किए कई दिन हो गए थे और धीरे धीरे उसे रिकवरी आ रही थी। માથાનો દુખાવો તો લગભગ ઓછો થઈ ગયો હતો, ચક્કર પણ આવતા ન હતા। ડૉક્ટર ચાવડાએ એક દિવસ ફરીથી કેટ સ્કેન રિપોર્ટ જોઈને કહ્યું દવાની અસર થઈ છે, ગાંઠ તો 95% ઓગળી ગઈ છે, હવે થોડા દિવસ ચાલુ રાખવી પડશે, પણ સ્વપ્નિલ ઘરે જઈ શકે છે। એકાદ અઠવાડિયા પછી એ નિશાળે પણ જઈ શકશે। બધા રાજી થઈ ગયા। સ્વપ્નિલ પણ ખુશ થયો। બધા મિત્રો એની રાહ જોઈ રહ્યા હતા। બધા ગયા એટલે એણે બારી खोली અને જોયું તો મધપૂડો ગાયબ હતો। देखो धीरे धीरे डॉक्टर ने उसको चेक किया तो पता चला कि अब उसे यहाँ पर अस्पताल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, वह घर जा सकता है। तो उसके जो दोस्त थे और वह भी उसकी स्कूल में राह देख रहे थे, और उसने अपनी खिड़की खोली तो वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता नहीं था, गायब था। એણે સવિતા બહેનને પૂછ્યું તો એમણે કહ્યું હોસ્પિટલમાં ઘણા દર્દીઓએ ફરિયાદ કરી કે એમના ઓરડામાં મધમાખીઓ ફરે છે, એટલે એ મધપૂડો ઉતારી લેવાયો। સ્વપ્નિલ એકદમ નિરાશ થયો। ઘરે જતા પહેલાં એણે મધમાખીને આવજો કહેવું હતું। બંધ બારી પર એણે મધમાખીઓ ભમતી દેખાઈ। એણે બારી ખોલી, એમનો ગણગણાટ સંભળાયો। 2-3 આંટા મારીને એ જતી રહી। એટલે સવિતાબેન जो नर्स थी उसने उसे बताया कि वह कई दर्दी को परेशान कर रही थी, तो उसका छत्ता यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन स्वप्निल की इच्छा थी कि जाने से पहले उसको बाय बाय करके जाऊं। तो उसने 2-3 बंद जो उसकी खिड़की थी वहाँ पर उसे मधुमक्खियाँ ऐसे घूमती दिखी, और वहाँ पर वह ऐसे 2-3 बार आकर चली गई। थोड़ी वार में तो घरे थी बधा एने लेवा आव्या। હોસ્પિટલના બધા કર્મચારીઓને આવજો કરીને સ્વપ્નિલ નીકળ્યો। એનો જીવ હજી પેલી મધમાખી અને મધપૂડામાં જ હતો। એ કાંઈ બોલતો ન હતો। મોટી બહેન એની નજીક જઈ એના કાનમાં ગણગણ્યા। સ્વપ્નિલ, આપણા ઘરની સામેના ઝાડ પર એક મધપૂડો બની રહ્યો છે,
उसकी बहन ने क्या बताया कि ये छत्ता यहाँ से हट गया है तो हमारे घर के सामने के पेड़ पर एक छत्ता बन रहा है, ऐसा उसकी बहन ने उसे बताया। और वो कुछ बोला नहीं और वहाँ से वो उसने बहन को क्या बताया है, सी बात करो छो, स्वप्निल बोली पड़ो। उसको ऐसे लगा कि यहाँ पर से वहाँ तो नहीं चली गई મધુમક્ખિયા। હવે એને ખબર પડી કે પેલી બે મધમાખી એ જ કહેવા આવી હતી, પણ એને એક વાતની ખબર ન પડી કે એને ઘરનું સરનામું કેવી રીતે જાણ્યું। उसको कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ। મોટી બહેનની પાછળ ગઈ હશે મારી બેટી જબરી તો कहवाई। देखो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है ऐसा, उसका मतलब है विस्मय का था कि ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर की गई है कि जिसमें हम ऐसा कहेंगे ऐसा हो सकता है। देखो लास्ट में भी हम देख सकते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता यहाँ से हट गया और घर के सामने बन गया, तो क्या मधुमक्खियों ने सचमुच यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई। तो पूरी ये कहानी है। ऐसे तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे वह मधुमक्खियाँ बात कर सकती है आपस में, ऐसे डांस कर सकती है। बहुत ही हमें सभी जगह बहुत ही एक फन जैसा लगता है, एक हंसने जैसी बातें लगती है, लेकिन ये सब क्या असलियत में हो सकता है, ऐसी ये कहानी है। और पशु पक्षियों के साथ भी अगर हम मानवता से व्यवहार करें, आज सब हम देखते हैं कि पशुओं के प्रति सब निर्दयी हो गए हैं। कोई कुत्ते को मारता है, कोई गाय को ऐसे मारता है, और पशुओं के प्रति लोग बहुत ही निर्दयी हो गए हैं, बहुत ही क्रूर व्यवहार करते हैं। तो अगर एक मधुमक्खी के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए तो वो बहुत ही आत्मीयता से हमारे साथ बर्ताव करती है। तो अगर दूसरे प्राणियों के प्रति भी हम दया भाव रखें तो वो भी हमारे प्रति बहुत ही हमारे प्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से जो बात बताई गई है, तो आज मनुष्य ऐसे ही पढ़ाई लिखाई काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने आसपास क्या चल रहा है वो देखने की उसे फुर्सत नहीं रहती। लेकिन एक बच्चे ने यहाँ पर जो अस्पताल का जो माहौल था, उसको जो बीमारी हुई थी उससे बाहर निकल कर उसने अपना ध्यान मधुमक्खी में दिया। और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अगर कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन हम ऐसे मानवता से किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो बड़ा दुख भी छोटा हो जाता है और उसकी बीमारी भी यहाँ से ठीक हो सकती है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक कहानी दी गई है। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्तु।